साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्थवार्षिक 2023 नाम से करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन प्रकाशित की गई है, जिसमें जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के करंट अफ़ेयर को संकलित किया गया है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और यह जो करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन है, यह आपके आगामी जो भी परीक्षाएँ होनी है, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश एपीएस की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा हो या आरओ, एआरओ या अन्य जो भी परीक्षाएँ होनी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी मतलब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं समेत जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनको यहाँ पर हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, 30 नवंबर से 13 दिसंबर 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC के लिए पार्टियों का COP28 जो है सम्मेलन, वो यहाँ पर आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, COP28 जो है UNFCCC का COP28 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ पर? दुबई में। ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जावेर ने किया है। और पहले ये जो कार्यक्रम है 12 दिसंबर को समाप्त होना था, बाद में एक दिन और बढ़ा दिया गया और ये 13 दिसंबर को समाप्त हुआ। देखिए, 13 दिसंबर को लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। और वे जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने पर सहमत हुए हैं और यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो तेल युग के अंत का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए COP28 समझौते का समर्थन किया है। प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से संक्रमण करने का आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक, कब तक? 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने, कोयला कटौती के प्रयासों में तेजी लाने और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने का आह्वान किया गया है। भारत का तर्क है कि उसे अपने विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की जरूरत है और वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। देखिए, ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट का 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया, जिसे बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट है, इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना इसमें शामिल है। देखिए, अनअवेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयास में तेजी लाना तथा शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना, शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास के स्तर पर लाना है। देखिए, COP28 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देख लेते हैं। जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किया गया हानि एवं क्षति कोष COP के पहले दिन लागू कर दिया गया। देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। वहीं हरित जलवायु कोष के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और अल्प विकसित देशों के कोष LDC और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF के लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं हुई हैं और विश्व बैंक द्वारा जलवायु संबंधी परियोजनाओं 2024 से और 2025 के वित्त पोषण के लिए सालाना 9 अरब डॉलर की वृद्धि की है। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 120 देशों ने COP28 UAE जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया है। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटते समय खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि, खाद्य एवं जलवायु पर COP28 UAE घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए 66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं का अगला दौर या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2025 में होगा। इस दौर में
सभी देशों से अपनी कार्रवाई एवं प्रतिबद्धताओं में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, अर्मेनिया द्वारा COP29 की मेजबानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान को साल 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले COP29 सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले COP29 UNFCCC COP29 की मेजबानी अर्मेनिया करने वाला था। ठीक है, अर्मेनिया, इसने क्या किया, मेजबानी वापस ले ली, मतलब की मेजबानी वापस लेने के बाद अब कौन कर रहा है, अजरबैजान कर रहा है। अजरबैजान अब जो है COP29 की मेजबानी करेगा 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में। वहीं 2025 में ब्राजील ने अमेजन में COP30 की मेजबानी करने की पेशकश की है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस दुबई में COP28 में लॉन्च किया गया। क्या नाम है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ये कहां पर लॉन्च किया गया, दुबई में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान और नीदरलैंड ने इस GRCA अर्थात ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को अपना समर्थन दिया। यहां ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में। इस देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अर्थात NMCG द्वारा गठित नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं, नदी शहर जो है सदस्य हैं। इसमें नीदरलैंड से डेन हॉग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के इसजोल नोक जैसे नदी शहरों ने एक साझेदारी की है। देखिए, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक और केपीएमजी जैसे ज्ञान प्रबंधन संस्थानों जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने भी साझेदारी में प्रवेश किया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 11 देशों में 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जो GRCA ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इसकी सामूहिक प्रतिबद्धता एक लचीले वैश्विक जल भविष्य के लिए स्थायी पहल, ज्ञान साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस RCA पर बनाया गया है। मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस RCA का गठन NMCG अर्थात ये हमारा जो यहां पर नेशनल, एक सेकेंड रुक जाइए, यहां पर ग्लोबल रिवर, एक सेकेंड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है NMCG मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस का गठन NMCG द्वारा 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के सहयोग से किया गया था। अब बात करते हैं दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दुबई में संपन्न COP28 कार्यक्रम के दौरान घोषित यह निर्णय अपने शहरी क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। ठीक है, ये गैर राज्य अभिनेता, आप इसे इंग्लिश में देखें तो नॉन स्टेट एक्टर्स, इंग्लिश में कहना ज्यादा सही है, नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ अभिनेता, जो अभिनय करने वाले अभिनेता हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है। देखिए, इसका लक्ष्य जो है 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना है। 2020 में स्थापित यह अभियान जो है जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने वाली रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो आपका रेस टू रेजिलियंस है, इसे कब प्रारंभ स्थापित किया गया, 2020 में। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरों के लिए जलवायु केंद्र अर्थात C-क्यूब रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। C-क्यूब अर्थात शहरों के लिए जलवायु केंद्र C-क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यह ढांचा
एक अभूतपूर्व शहर मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है जो भारतीय शहरों के लिए विशिष्ट जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में सी क्यूब सी एस सी ए एफ सी क्यूब जो है सी एस सी ए एफ अर्थात यहां पर फॉर्म लिखा हुआ है ना, स्मार्ट सिटीज सी क्यूब जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो इस ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों के मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। मूल्यांकन में शहरी नियोजन, हरित आवरण, जैव विविधता, ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, गतिशीलता, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। अनुमानतः 2030 तक अनुमानतः 2030 तक भारत की 40% आबादी जो है वो शहरों में निवास करेगी। ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान में लगभग 32% है। ठीक है, देखिए CSCAF ढांचे के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है सी क्यूब ने 26 प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित और वितरित किए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके अतिरिक्त ये मॉड्यूल स्थिरता, लचीलेपन पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरी नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं वैश्विक, और यहां ध्यान रखिएगा ये जो बार बार ये वर्ड आ रहा है CSCAF, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी मामलों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, डेटा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुख्य बिंदु कैसे हैं? पहला है कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा जो प्रमुख कारण है वो टीबी रहा है। एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। कोविड-19 से पहले यह संख्या वर्ष 2019 में 7.1 मिलियन तथा 2020 में ये 5.8 मिलियन थी। 2022 में कितनी हो गई है? 7.5 हो गई है। और 2021 में यह संख्या 6.4 मिलियन थी। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई। वर्ष 2020 और 2021 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक हिस्सा जो है संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा है। ठीक है, वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी जो है 19% रही है, 19% थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीबी समाप्ति रणनीति अर्थात वर्ष 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% की कमी करने वाले लक्ष्य से बहुत दूर है। क्योंकि कमी कितनी हुई है? कमी हुई है 19%। जबकि WHO का लक्ष्य क्या है कि 2025 तक जो है टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 75% की कमी करना है। तो अभी 19% है, 2025 तक इसे 75 लाना है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां देखिए आगे रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों की जानकारी एकत्र करने को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग दोगुनी है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी को प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। टीबी के मामलों में 16% कमी और मृत्यु दर में जो है टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी की है। उपचार कवरेज में सुधार अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। वर्ष 2022 में 2015 की तुलना में वर्ष 2022 में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों गिरावट की गति से लगभग दुगनी है। वैश्विक स्तर पर कितना है? 8.7 है। भारत का गिरावट मतलब इसमें कमी की जो दर है वो 16% है, लगभग दुगनी है। इस अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 के 9.94 लाख से घटा करके वर्ष 2022 में 3.31 लाख कर दिया है। यह एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी है। आगे चलते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। तो 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से
शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए रखा है। ठीक है, शीर्ष 10 देशों में। देखिए, सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंक मिली है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन करता है। 90% ग्रीन हाउस गैस इन्हीं देशों से उत्सर्जित होता है, ये जो 63 देश हैं। इस सूचकांक में चीन 51वें पे और अमेरिका 57वें स्थान पर आता है। ये जो CCPI रैंकिंग है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो रैंकिंग है, इसमें भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान से 2023 में 7वें स्थान पर पहुंचना महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। 2014 में 31वें स्थान पर थे और 2023 में 7वें स्थान पर। भारत, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आज तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% है। आगे बढ़ते हैं। चीन जो है, चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के अपने प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 6 दिसंबर 2023 को पूर्वी शेंडोंग प्रांत में शीदाओबे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। ध्यान रखिएगा, किसने प्रारंभ किया है, स्थापित किया है? चाइना ने। यह विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसकी यदि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसको देख लेते हैं, बाकी आगे चलते हैं। देखिए शीदाओ परियोजना का एक उल्लेखनीय पहलू घरेलू स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी पर जोर देना है। संयंत्र के 90% से अधिक उपकरण जो है वो चीनी डिजाइन के हैं, मतलब स्वदेशी वहां के बनाए गए हैं। और शीदाओबे संयंत्र की यात्रा 2012 में निर्माण की शुरुआत के साथ शुरू होती है। वर्षों की सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन के बाद पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2021 में सफलतापूर्वक पावर ग्रिड से जुड़ गया था। देखिए, यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने जो है AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? जेमिनी। तो 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉडल है, LLM है। इसे डेटा सेंटर्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन AI के चैट GPT और मेटा के लामा 2 से है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने AI रिसर्च यूनिट डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया गया चैटबॉट बॉर्ड, क्या नाम है इसका? बॉर्ड नाम है, भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 के बारे में। देखिए, इसमें जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की गई है और इस सूची में महत्वपूर्ण क्या है कि भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है। भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है। उन्हीं 4 महिलाओं के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल वे 36वें स्थान पर थी। वित्त मंत्री के अलावा एचसीएल कॉर्पोरेशन की CEO रोशनी नदार मल्होत्रा 60वें स्थान पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोभा मंडल 17वें नंबर पे 70। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 76 नंबर पे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 4 महिलाएं हैं उसमें निर्मला सीतारमण शामिल हैं, रोशनी नादार मल्होत्रा शामिल हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोभा मंडल हैं और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह हैं। ये 4 नाम महत्वपूर्ण हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट जो है वो नंबर 1 पर है और इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। और वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन सूची में शीर्ष स्थान पर हैं।
राजनेताओं के साथ बिजनेस हस्तियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए, जो भारत की 4 महिलाएं हैं उसमें निर्मला सीतारमण को छोड़ करके भारत की जो 3 अन्य महिलाएं हैं वो क्या है, बिजनेस वुमेन है। देखिए, हर साल जारी होने वाली फोर्ब्स की सूची में 4 प्रमुख मैट्रिक्स, पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। दुनिया की जो शीर्ष 10 ताकतवर महिलाएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है नंबर 1 पर कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, ये नंबर 1 पर है। दूसरे पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड है। तीसरे पे जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चौथे पे इटली की पीएम जियोर्जिया जियोर्जिया मेलोनी है। और 5वें नंबर पे संगीतकार टेलर स्विफ्ट हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, 5 नाम यहाँ पर। आगे चलते हैं। अगला है नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स गीट ग्रीट ग्रीट वाइल्डर्स की जीत हुई है। देखिए, नीदरलैंड की धुर दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी जो पार्टी फॉर फ्रीडम है के नेता ग्रीट वाइल्डर्स ने 22 नवंबर 2023 को हुए डच आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। ग्रीट वाइल्डर की पार्टी फॉर फ्रीडम ने संसद के निचले सदन में 150 में से 37 सीटें जीती हैं। तो हमें ये सीटों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहां पर इतना याद रखिएगा कि कौन यहां पर जीता है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स जीते हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? पार्टी फ्रॉम फ्रीडम है, ठीक है। देखिए, गीट ने पिछले दिनों भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुई बयानबाजी में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर अगला है डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री हुए। डोनाल्ड टस्क, देखिए, यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के वारसा स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ। इसके साथ देश में लॉ एंड जस्टिस पार्टी के 8 वर्ष का शासन समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा कौन जीता है, कितने वोट पड़े कितने नहीं, इसको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 के बारे में। तो देखिए, दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने अपनी 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के क्षेत्र में पीछे रह गया है। यह जो WDCR है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, एक व्यापक मूल्यांकन है जो दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उदय के बीच देश डिजिटल परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। IMD द्वारा तैयार रैंकिंग व्यवसाय, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख पालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने के लिए क्षमता और तत्परता को मापती है। देखिए, इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है, इसने डिजिटल राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, ठीक है। इसने तीनों श्रेणियों नॉलेज, प्रौद्योगिकी और भविष्य तत्परता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं नीदरलैंड जो है दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर जो है तीसरे स्थान पर है, और डेनमार्क जो है चौथे पे है, और स्विट्जरलैंड 5वें पे। ध्यान रखिएगा, अमेरिका नंबर 1 पर है, नीदरलैंड दूसरे पे है, सिंगापुर तीसरे पे है, डेनमार्क चौथे पे, स्विट्जरलैंड 5वें पे है, और भारत जो है 49वें नंबर पे है 64 देशों में, ठीक है। तो ये इतना आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक। और वहीं पर देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो भारत 14 देशों में 12वें स्थान पर आ गया है। वहीं विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुबंधों को लागू करने, वायरलेस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में भारत 50वें स्थान पर है। देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में जो अंतिम 64वें स्थान पर कौन है? वेनेजुला। ध्यान रखिएगा, वेनेजुला जो है वो अंतिम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है, COP28 UNFCCC का जो COP28 था कहाँ पे हुआ है? UAE के दुबई में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आपका जो नुकसान और क्षति फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड, इसको मंजूरी दी गई है। नुकसान और क्षति फंड की घोषणा पहली बार मिस्र के शर्म अल शेख में जो कॉप 27 हुआ था, मतलब 2022 में, उसके दौरान की गई थी। इसका सुझाव पहली बार 1991 में वानुअतु वानुअतु जो एक द्वीपीय देश है, इसके द्वारा दिया गया था। यह कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए एक नुकसान और क्षति कोष है। इसकी प्रारंभिक फंडिंग $475 मिलियन होने का अनुमान है। यूएई ने इसमें $100 मिलियन तथा यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन देने का वादा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा $17.5 मिलियन और जापान द्वारा $10 मिलियन का योगदान दिया गया है। इस फंड का प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहे देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय कवरेज है। देखिए, शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 55 प्रभावित देशों को संयुक्त रूप से $525 अरब का नुकसान हुआ है। आईपीसीसी के अनुसार भविष्य में नुकसान और क्षति बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, रूस जो है वो सीएफई संधि से अलग हुआ है। तो देखिए, ये सीएफई क्या है? देखिए, नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल ही में रूस जो है औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि ट्रिटी कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, जिसे शॉर्ट में हम लोग सीएफई कहते हैं, से हट गया है। रूस ने इस संधि से हटने का कारण यह बताया कि 1990 में हुई यह संधि अब प्रासंगिक नहीं है। यह संधि 1990 में मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि देशों के बीच की गई थी। इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना, इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनाने से रोकना जिनका प्रयोग तेजी से हमले में किया जा सके। आगे चलते हैं, जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उसके बारे में देखिए। दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जापान के नौका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया है JT60SA। इस वक्त जहां पूरी दुनिया में मौजूदा परमाणु संयंत्र जो है वो फिजन पर काम करते हैं, ये फ्यूजन पर काम करेगा, जो दो अणुओं के केंद्रक को अलग करता है। फिजन में क्या करता है? अलग करता है। वहीं जापान में शुरू हुए ये परमाणु फ्यूजन संयंत्र दो अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़ करके ऊर्जा पैदा करता है, जैसा कि सूर्य में ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, इस परमाणु फ्यूजन संयंत्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। यह फिलहाल एक प्रयोग है। इसके सफल होने पर देश की आवश्यकता के अनुसार बड़े पैमाने पर इसे स्थापित किया जाएगा। देखिए, अगर JT60SA के परमाणु फ्यूजन से साफ सुथरी बिजली पैदा होती तो आने वाले समय में एक बेहतरीन प्रदूषण मुक्त तरीका सिद्ध होगा। यह जो है बेहतरीन प्रदूषण मुक्त तरीका सिद्ध होगा। यह फ्यूजन रिएक्टर लगभग 6 मंजिला ऊंचा है, जिसमें डोनट के आकार का वेसल है, जिसे टोकामाक नाम से जाना जाता है। टोकामाक के भीतर ही तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है, जिसका तापमान तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें हाइड्रोजन केंद्र के हीलियम से मिलान के बाद बहुत अधिक मात्रा में रोशनी और गर्मी का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया वैसी है जैसे सूरज में होती है। देखिए, जापान का JT60SA न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया का सबसे एडवांस टोकामाक है, जो आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। फ्रांस भी इससे अधिक शक्तिशाली परमाणु संयंत्र बनाने में लगा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर नाम दिया गया। हालांकि यह परियोजना तय बजट से ऊपर चली गई है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अंगकोरवाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई को पीछे छोड़ करके दुनिया का 8वां अजूबा बनने में सफल हुआ है। अंगकोरवाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप पे स्थित है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसे अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए 8वां अजूबा घोषित किया गया। अंगकोरवाट ने लगभग 500 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। कंबोडिया में स्थित यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हैं, जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अंगकोर वाट का निर्माण जो है ये महत्वपूर्ण है। 12वीं शताब्दी के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था या किया गया था, और यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी में स्पष्ट है, जो कि हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जा रहा, बनाया जा रहा है। देखिए कहां पर, कैरेबियाई देश डोमिनिका, कैरेबियाई देश जो है डोमिनिका है, ये लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है कि वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, डोमिनिक मतलब किसी भी देश के द्वारा, और ये देश कौन सा है, डोमिनिका है। स्पर्म वेल जो है दुनिया के सबसे बुद्धिमान जलचरों में से एक है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्किरिट ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बुद्धिमान जीव सुरक्षित रहें। स्पर्म व्हेल को समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है। वह मृत समुद्री जीवों को खाती है। कटल फिश ऑक्टोपस खाने के बाद इसके पाचन तंत्र से एक खास तरह का स्त्राव होता है। स्पर्म व्हेल उल्टी के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को अपने शरीर से निकाल देती है। डोमिनिका के जल क्षेत्र में 500 से भी कम स्पर्म व्हेल रह गई हैं। अनुमान है कि स्पर्म व्हेल के करीब 35 परिवार अपना अधिकांश समय डोमिनिका के जल क्षेत्र में बिताते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए, विश्व के 5 प्रमुख देशों का जो समूह है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ है, वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त 2023 को ये आयोजित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर उनके विदेश मंत्री ने किया, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला डी सिल्वा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से यहां पर शामिल थे। देखिए, इनके अतिरिक्त 67 अन्य देशों के नेताओं को भी मेजबान के रूप में यहां पर बुलाया गया था। ठीक है, देखिए इसमें इन राष्ट्रों के प्रमुख भी शामिल है जिन्हें नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसके बारे में, एक तो पहली चीज कि कहां पर आयोजित किया गया था 15वां शिखर सम्मेलन, तो वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जो है 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। मतलब अभी तक 5 देश थे, अब 6 और शामिल किए जाएंगे, तो कुल 11 देश हो जाएंगे। अब ये 6 कौन से शामिल किए गए, इन्हीं के नाम हमें याद करना है। ये जो 6 देश है, इसमें से आपका अर्जेंटीना है, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए, अर्जेंटीना आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों क्या है, आपके एशियन कंट्री है। और वहीं इथोपिया और आपका मिस्र जो है, ये अफ्रीकन कंट्री है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एशियाई कंट्री हैं। तो देखिए, इन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस ब्रिक्स की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई। ध्यान रखिएगा, अब ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, 11। तो ये चीज याद रखिएगा। सदस्यता के लिए कई अन्य देशों के आवेदन भी अभी लंबित हैं। तो इतनी चीजें आप यहां पर याद रखिएगा कि ये 6 देश कौन से शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विस्तृत सुधार कर सुरक्षा परिषद में भारत व कुछ अन्य देशों की भूमिका सुनिश्चित करने की अपील भी घोषणा पत्र में की गई है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, की अध्यक्षता डिल्मा रोशेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी सम्मेलन में जारी की गई। आगे चलते हैं। ब्रिक्स का जो आगामी, यहां ध्यान रखिए, ब्रिक्स का आगामी 16वां शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर होगा, 2024 में रूस के कजान नामक स्थान पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिली जो है आईएसए मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो चिली आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान आईएसए समर्थन का दस्तावेज सौंपा गया है। ठीक है, देखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया कब गया था, तो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की संकल्पना वर्ष 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। वर्तमान में 116 देश हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 94 पूर्ण सदस्य हैं। आईएसए
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या जो सौर अलायंस है, ठीक है, इसकी छठी सभा जो है वो 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय और ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के बारे में। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का जो ये समूह है आसियान, इसका 43वां शिखर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा 18वां पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की शिखर बैठकें एवं आसियान प्लस थ्री बैठक मतलब आसियान के 10 देश और 3 और कौन से? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ आसियान की शिखर बैठक आज इन अन्य बैठकें मतलब +3 बैठक जैसी अन्य बैठकें जो है शामिल थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक में वह प्रतिवर्ष हिस्सा लेता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा आसियान के जो 10 देश हैं कौन से हैं सदस्य देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड व वियतनाम है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसका 11वां सदस्य बनाया गया है तिमोर लेस्ते को। तिमोर लेस्ते जो है वो आसियान का 11वां सदस्य बना है। ठीक है, तो अब आसियान में 11 देश हो गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त आसियान द्वारा म्यांमार को 2021 में दी गई 5 सूत्री योजना को अपनाने में विफल रहने के कारण आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इस बार भी उसे प्रतिबंधित रखा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता अब फिलीपींस को सौंप दी गई है। और संगठन के नए प्रस्तावित 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री शनाना गुशमाओ ने भी पर्यवेक्षक की हैसियत से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। देखिए वर्ष 2024 तक तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर यह आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा। आसियान के 13वें शिखर सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य था वो आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वर्ष 2001 से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन के बारे में, जो 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें आगे देखते हैं। देखिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे इतिहास और भूगोल भारत व आसियान को जोड़ता है। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करने के साथ ही आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ बताया गया। आगे देखते हैं भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। देखिए डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा उन्होंने की, भारतीय प्रधानमंत्री ने। इसके अतिरिक्त आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरी करने का आह्वान भी उन्होंने किया। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया है और भारत व आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए भी पहली बार साझा घोषणा पत्र इस शिखर सम्मेलन में जो है वो जारी किया गया है। और बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में की। तो ये महत्वपूर्ण है कि कहां पर खोला जाएगा? तो तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में जो है भारतीय दूतावास खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को किया गया। इसमें जो है आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश कौन कौन से, जिसमें 8 अन्य में कौन शामिल है? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। तो भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 हो गए, फिर आपका अमेरिका हो गया और इधर आपका जापान, रशिया, दक्षिण कोरिया और चीन और भारत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी की ही
अध्यक्षता में सम्मेलन में आसियान राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल थे। भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री शामिल थे इसमें। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो है वहां के राष्ट्रपति ने किया। ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे रही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि में ही सबका हित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता बताई जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अंक्लास सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हो तथा जहां नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता हो, मतलब एरोप्लेन के लिए, और जहां सभी के लाभ के सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पूर्वी एशिया सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात जारी किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में 34 विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए जो है वर्ष 2023 से 2028 तक के एक एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया है। जो आगामी 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा वो लाओस की राजधानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका 44वां 45वां शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा, वो लाओस की राजधानी में होगा अक्टूबर-नवंबर 2024 में। और उसी समय आसियान के साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा कहां पे, लाओस में। अभी 20वां हुआ था। और देखिए आसियान की जो आगामी 44वीं शिखर सम्मेलन है वो लाओस की मेजबानी में ही अप्रैल मई 2024 में प्रस्तावित है। तो देखिए 44वां जो है आपका अप्रैल मई में होगा और 45वां जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर में। अब चूंकि जो आसियान का जो शिखर सम्मेलन होता है वो साल में 2 बार होता है। पहली बार 2001 में हुआ था, फिर 2007 से ये साल में 2 बार किया जाने लगा। तो 44वां 45वां जो है लाओस की अध्यक्षता में 2024 में संपन्न होगा। आगे चलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO द्वारा 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जहां स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है, स्विट्जरलैंड इसमें क्या कहां पे है, शीर्ष पर है। वहीं अफ्रीकी देश अंगोला का सूचकांक में सबसे निम्न स्तर है, मतलब सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, 132वें स्थान पर है। और वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले वर्ष भी भारत 40वीं रैंक पर था और इस बार भी जो है भारत उसी स्थान पर। देखिए 2021 में भारत जो है 46वें स्थान पर था, फिर 2022 में 40वें पे और फिर 2023 में भी 40वें रैंक पर ही है। ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दृष्टि से भारत में नवाचार की स्थिति में सुधार का क्रम विगत 7-8 वर्षों में लगातार ही बना हुआ है। भारत के लिए 2023 में यह सूचकांक 38.1 था, जो पिछले वर्ष 2022 में 36.6 था। मतलब 2023 में 38.1 था जबकि 2022 में 36.6 था। इस प्रकार 40वें स्थान पर बरकरार रहने के बावजूद सूचकांक में सुधार भारत के मामले में हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनोवेशन के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन काफी बेहतर स्थिति में है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश आदि में स्थिति काफी खराब है। चीन जो है 12वें नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। भारत जहां 40वें नंबर पे है इसमें, वहीं चीन जो है वो 12वें नंबर पे है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है देखिए इसी में वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है। ठीक है, शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे जो है आपका स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे यूके। ध्यान रखिए पहले नंबर पे आपका नवाचार वाले इंडेक्स में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, स्वीडन दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है, यूके चौथे पे है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अंगोला जो है सबसे लास्ट पोजीशन पे 132वें नंबर पे है। बस इतना याद रखिए आप। आगे देखिए नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलताओं के आकलन हेतु यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी व इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नजर रखते हुए की जाती है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष,
वह विश्व व्यापार संगठन व यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मानकों का प्रयोग इस सूचकांक के आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखिए, इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। सूचकांक का अधिक होना उन देशों में स्थिति को बेहतर होने का संकेत है, मतलब जितना आप 100 की तरफ जाएंगे उतना वहां पे जो नवाचार की स्थिति है वो उतना ही बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, देखिए 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की गठन की घोषणा की है। ठीक है, बायोफ्यूल से तात्पर्य क्या होता है? पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी व वेस्ट फूड आदि से बनने वाले ईंधन से है। इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग भी इसी का एक भाग है। बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ा करके 20% तक करने की अपील इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने की। विश्व में इथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी जो देश हैं उसमें भारत नंबर 1 पर है, ब्राजील दूसरे पे है और अमेरिका तीसरे पे है। इन तीनों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देशों में इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका व मॉरिशस आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की है। इस सूचकांक में भारत जो है 47 देशों में 45वें स्थान पे, 47 देशों में कुल 47 देशों की रैंकिंग दी गई, उसमें भारत 45वें नंबर पे है। बस इतना याद रखिएगा कि भारत 45वें नंबर पे है। ठीक है, भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर के 2023 में 45.9 हो गया। 2022 में जो है भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था, अब जो है भारत 47 देशों में 45वें स्थान पे है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए इस सूचकांक में जो है नीदरलैंड नंबर 1 पर है, नीदरलैंड जो है नंबर 1 पर है, आइसलैंड दूसरे पे है, डेनमार्क तीसरे पे। यह ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड नंबर 1 पे, आइसलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे है। और सबसे न्यूनतम स्तर पे 47वें नंबर पे कौन है? तो यह है आपका दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना। देखिए इसमें विश्व में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों को मापा जाता है और प्रत्येक प्रणाली में कमियों को उजागर कर सुधार के संभावित क्षेत्र में सुझाव दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस वर्ष 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 नए देशों को, क्योंकि पिछले साल 44 थे, इस बार 47 हो गए, मतलब 3 देश बढ़े हैं। तो 3 नए देशों बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सितंबर 2023 में जारी की गई है। 108 देशों या क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय इस वर्ष की रैंकिंग में शामिल हैं। इन 1904 में भारत के 91 विश्वविद्यालय या संस्थानों को स्थान दिया गया है, जबकि पिछले साल 75 ही विश्वविद्यालय संस्थानों को स्थान दिया गया था। देखिए टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 स्थानों पर रहने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 7 अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। मतलब पूरे जो ऊपर के टॉप 10 हैं उसमें आपके अमेरिका और ब्रिटेन के ही संस्थान हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 पर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूके का, दूसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है, तीसरे पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है, चौथे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए का, और पांचवें पे यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। बस इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। पहले नंबर वाला याद रखिए कि यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और दूसरे पे यूएसए का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं। देखिए टाइम्स रैंकिंग 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु, जो शीर्ष 250वें स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। ठीक है, देखिए ICC बेंगलुरु ने भी 2017 के पश्चात पहली बार शीर्ष 2050वें स्थान बनाया है। भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले जो आपके संस्थान है विश्वविद्यालय हैं उसमें अन्ना यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है,
शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस है। आगे चलते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हमने बात की कि जो है आपका IIISc बेंगलुरु है, अन्ना यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटियों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए, टाइम्स की वर्ष 2024 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जिन 1904 विश्वविद्यालयों को की रैंकिंग निर्धारित की गई, इसमें 91 विश्वविद्यालयों के साथ भारत जो है चौथे स्थान पर है। चीन के कितने शामिल किए? 86 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं, और इस सूची में सर्वाधिक अमेरिका के 169 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर जो है भारत चौथे स्थान पर है। आगे बात करते हैं, मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट जो एक कंपनी है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में जो जारी सर्वे है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया। सर्वे में 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। वहीं दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर हैं, जिन्हें 66 अप्रूवल रेटिंग मिली है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37 अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता। भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता। देखिए, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने ऋण मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हाल ही में भारत और जापान सहित पेरिस समूह के ऋणदाताओं के साथ एक सैद्धांतिक समझौता हो गया है। यह विकास श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। पिछले साल के आर्थिक संकट के चरम पर श्रीलंका ने अपने लगभग $51 बिलियन के विदेशी ऋण पर डिफॉल्ट का कठिन निर्णय लिया है। IMF द्वारा समर्थित आर्थिक सुधार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए ऋणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रमुख नेताओं ने मई 2023 में आधिकारिक ऋणदाता समिति का गठन किया था। देखिए, भारत, जापान और फ्रांस की सह वाला OCC मतलब आधिकारिक ऋणदाता समिति कोलंबो के बकाया ऋण को सीमित करने के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। ठीक है, पेरिस क्लब के साथ सैद्धांतिक समझौते की बात करते हैं। पेरिस क्लब ने एक बयान में घोषणा की है कि OCC जो है आपका, अर्थात आधिकारिक ऋणदाता समिति, OCC और श्रीलंका IMF के बीच विस्तारित फंड सुविधा EFF व्यवस्था के अनुरूप ऋण उपचार के मुख्य मापदंडों पर सहमत हुए हैं। OCC ने श्रीलंका के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से आने वाले समय में समझौते को औपचारिक रूप देने की तत्परता व्यक्त की है। आगे चलते हैं। यहां पर अब बात करते हैं विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 के बारे में। देखिए, दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। इसमें शीर्ष नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, दूसरे पे रशिया है, और तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत। ध्यान रखिएगा, सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका पहले पे है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, और चौथे पे भारत है। ग्लोबल फायरवायर की ओर से जारी सूची में कमजोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। भारत सैन्य शक्ति के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। आगे चलते हैं। इस सूचकांक का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चीन है, और चौथे पे भारत है। बस इतना याद रखना है आपको। और सबसे जो कमजोर देश है, उनमें सबसे कमजोर देशों में सबसे लास्ट पे कौन सा है? भूटान सबसे कमजोर देश है सैन्य शक्ति के मामले में। इसके बाद बेनिन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आकलन है आपका विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग, या शॉर्ट में कहें तो ग्लोबल फायर पावर जो है, या GPI, ये परमाणु क्षमताओं को अपने आकलन में शामिल नहीं करता। रैंकिंग पूर्णतः पारंपरिक क्षमताओं पर आधारित होती है। आगे बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो देखिए, 11 से 12 जुलाई 2023 को विल्नियस लिथुआनिया के आपके विल्नियस में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर? लिथुआनिया में।
इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पूर्व यह सम्मेलन 29 से 30 जून 2022 के मध्य स्पेन के मैड्रिड में आयोजित की गई थी। अब थोड़ा सा नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। इस संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। 31 है। जो लेटेस्ट बना है इसका सदस्य वो है आपका फिनलैंड। 31वां देश जो है फिनलैंड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है। देखिए, उल्लेखनीय कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद 5वां जो है अंतरिक्ष को। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है कनाडा के वैंकूवर में 12 जुलाई 2023 को हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात प्रथम अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRV है। FSRV मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच यह प्रदान करता है। ठीक है। देखिए, एपीजे मतलब एशिया प्रशांत समूह पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जाबी द्वारा किया गया। देखिए, वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे चलते हैं। अगला है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के CPTPP। इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। देखिए, जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम यूके पहला यूरोपीय देश बन गया है। यह जो आपका CPTPP है, ये 8 मार्च 2018 को चिली के सेंटियागो में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं। कुल 12 देश: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। और इसमें जो ये आपका यूके है, ये पहला यूरोपीय देश है। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया। फिर से इस बचे 11 देशों को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। इसके बाद से यह समझौता CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। यह जो आपका CPTPP है, ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता है। यूके के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब बढ़ करके 15% हो गया है, बढ़ सकता है 15% तक। अब बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में ये रैंकिंग जो जारी की गई है 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने। ठीक है, इसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ उनके काम का आकलन किया गया है।
वर्ष 2023 की सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर। कौन सा? सिंगापुर का नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, दूसरा जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर, और तीसरा है सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज शामिल है। तो ध्यान रखिए, वैश्विक रैंकिंग में 10 में हांगकांग के 3 संस्थान और शीर्ष 20 में फ्रांस के सर्वाधिक 5 संस्थान जो है शामिल हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, इसमें जो है आपका विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है। और इसमें जो है भारत के जो 650 यूनिवर्सिटी है, इसमें भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। क्योंकि पिछले वर्ष की सूची में कितने थे? आपके 40 भारतीय संस्थान शामिल थे। 47 संस्थानों के साथ तुर्की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इसके बाद भारत आता है, तीसरे स्थान पर ईरान है। ठीक है, तुर्की नंबर 1 पर है, मतलब संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के मामले में तुर्की नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है और ईरान तीसरे पे है। तो यहाँ पर देखिए, जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष जो 5 भारतीय विश्वविद्यालय, उसमें यंग महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है, दूसरे पे जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर है, तीसरे पे शुलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश है, चौथे पे अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुड़ी तमिलनाडु है, और पांचवें पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शीर्ष जो 10 सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय है, उसमें नाम पहले का नाम याद रखिएगा, सिंगापुर का नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में बात करते हैं। फ्रांस यात्रा के बारे में तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर है। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे। इस वर्ष मतलब 2023 में भारत फ्रांस रणनीतिक समझौते के 25 वर्ष पूरे हुए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। और प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्ड और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर के साथ भी बैठकें की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की उन्होंने, और वार्ता में रक्षा, असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और लोगों के आपसी संपर्क आदि पर चर्चा हुई। भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया था। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। 14 जुलाई 1789 में राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम याद रखिएगा, संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम तृष्णा है, तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की है। ध्यान रखिए, कौन सा है संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह? तृष्णा इसका नाम है। भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस में
वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशयपत्र पर हस्ताक्षर किया है। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, तो भारत जो है फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। इसके अतिरिक्त फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर के भी समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में वहां पर भुगतान कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, यूएई की यात्रा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा पे थे। देखिए, 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पे, फिर 15 जुलाई को आपकी यूएई की यात्रा पर। फ्रांस के बाद यूएई जाते हैं ये गए। ठीक है, देखिए, यह प्रधानमंत्री की यूएई की 5वीं यात्रा थी। इससे पहले 2015 में, फिर 2018 में, फिर 2019 में, 2022 में यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। अब ये 5वीं बार जो है यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं 2023 में। यह इस यात्रा में श्री मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते, कितने महत्वपूर्ण समझौते? बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र समेत 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं, रुपया, भारत का रुपया है, और यूएई का दिरहम है, के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेनदेन स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। देखिए, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी के एकीकरण हेतु समझौता किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया है। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला गया है। अभी आईआईटी मद्रास कहाँ खोला गया था? तो तंजानिया के जंजीबार में। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार जो 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो गया है, 85 का, इसे हमें 2030 तक जो है 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। देखिए, 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है निर्यात। ठीक है, जहां अपना सामान बेचते हैं। तो देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक है तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को रेखांकित किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।